दूसरे ही प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। जैसे एक क्लास में छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे आप देखते होंगे कि वो छोटी छोटी पेन पेंसिल पे लेकर झगड़ा करते हैं। आज देश की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पार्लियामेंट में ये शासक जाति के लोग मेन मुद्दे से देशवासियों का ध्यान हटा करके धक्का मुक्की कार्यक्रम चला रहे हैं। इतना नौटंकी बना के रख दिया है देश की पार्लियामेंट को। तो कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो संविधान बचाने का ढोंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने तत्कालीन समय में संविधान की हत्या करने का काम किया हो, संविधान निर्माता की हत्या करवाने का काम किया हो, वो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में संविधान बचाने की नौटंकी कर रही है, उसके नेता नौटंकी कर रहे हैं। डीआईजी सक्सेना कमेटी बाबा साहब अंबेडकर की हत्या के ऊपर बनाई गई। कांग्रेसियों ने आज तक संसद की पटल पर उस कमेटी को नहीं लाया गया और वो लोग बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान निर्माता की हत्या कराने का काम किया हो। साथियों, भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मुद्दा आया है जो राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए देश के चुने हुए सांसदों ने, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने, जगदीप धनखड़ जी जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतना पक्षपाती रवैया देखने को मिल रहा है कि लोगों को अपनी बात तक कहने नहीं दिया जाता है। तमाम प्रकार के असंवैधानिक कार्य संसद में हो रहे हैं। देश की जनता से जिनका कोई लेना देना नहीं है, तमाम पाखंडवाद के कानून पारित हो रहे हैं। उन पर घंटों समय देने का काम सभापति जी करते हैं और जो मुख्य मुद्दे की बात है उस पर जो है लोगों को अपनी बात रखने नहीं दिया जाता है। ये लोकसभा चुनाव से पहले कितने सारे सांसदों को टर्मिनेट करने का काम किया। इस बात को लेकर के पहली बार सदन में राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। बहुत सारी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। और वो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो है साथियों, आज की तारीख में जो अभी अध्ययन में पता चला है, जैसे पहले नंबर की चुनौती है कि मसल्स बैन, जो पहलवान गुंडों और बदमाशों को रोकने की चुनौती। चुनाव के वक्त में एक समय था, कांग्रेस पार्टी ने ही गुंडे बदमाश पालने का काम शुरू किया, लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया। चुनाव के समय पर वो लोगों को, आम लोगों को, जनता को वोट डालने से रोकने के लिए धमकी देकर के गुंडागर्दी के बल पर अपने वोट का अधिकार का, मताधिकार का उपयोग ही नहीं करने देते थे। वो गुंडे पाल के रखते थे। आज वो गुंडे सरकारी वेश में दिखाई देते हैं आप लोगों को। बीजेपी ने भी कुछ समय तक उपयोग किया, लेकिन आज की तारीख में सत्ता के द्वारा लोगों को वोट डालने से रोकने का काम सरकार ही करवाती है। जो सरकार रहती है, जिस राज्य में सत्ताधारी दल के लोग रहते हैं, वही उनकी पुलिस ही उसको रोकने का काम करती है। तमाम सारे उनके पास में आधार कार्ड, अभी आधार कार्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसा इन चुनावों में देखने को मिला कि जब मतदान हो रहा है तो वोटर कार्ड की जरूरत है, लेकिन वहां पर पुलिस वाले ये कह करके रोकते हैं कि अपना आधार कार्ड दिखाओ।
अरे भाई हमारा पास में ये पर्ची है, आपके सेक्रेटरी ने, आपके जो सचिव है गांव का, जो प्रधान है, उन लोगों ने पर्ची सरकारी अधिकारियों ने हमके ला के दिया है। नहीं नहीं, आधार कार्ड दिखाओ। ये क्या तमाशा है भाई? तो जो गुंडागर्दी पहले पहलवान और वो लोग करते थे, अभी वो सरकारी वर्दी में करने का काम होता है, लोगों को वोट डालने से रोकने का काम होता है। अभी हाल के चुनाव में देखा, बहुत सारे महाराष्ट्र का चुनाव हो, और एक बार जब वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद में फिर वहां गांव के लोगों ने भी कहा कि हमने वोट डाला और हमारा वोट निकला ही नहीं महाराष्ट्र में, तो उन्होंने अपने आप पूरे गांव का ही वोट डालने का काम शुरू करने के लिए कहा कि हम अपना फिर से वोटिंग कराएंगे। तो वहां पर जो पुलिस लगा करके छावनी में तब्दील कर दिया गया उस गांव को। तो ये जो मसलमैन की, पहलवान गुंडों और बदमाशों की चुनौती है हमारे सामने। आप अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुनना चाहते हो मगर चुनने नहीं दिया जाता है। एक बड़ा संकट है हमारे सामने। ये संगठन शक्ति के बल पर रोक सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। दूसरे नंबर की हमारे सामने चुनौती है साथियों, आज की तारीख में शराब, पैसा, गिफ्ट बांटने का, यानी रेवड़ियां बांटने का काम होता है चुनाव के समय में। वो लोगों को ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जहर पिलाने का काम करते हैं, और 5 साल तक वो एक बार बिरयानी मुर्गा खाने के बाद, वो जहर पीने के बाद में 5 साल तक हमारे लोग अपनी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए उन गुंडे बदमाशों को, जो सत्ता रूपी ताकत लेकर के उन्हीं को कुचलने का काम करते हैं, उनको लाइसेंस देने का काम ये जनता के लोग करते हैं। तो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, इसको रोकना होगा हम लोगों को। संगठन शक्ति के बल पर रोकना होगा, विचारधारा के स्तर पर जाकर के लोगों को समझा करके इसको रोकना होगा। इसके अलावा तीसरे नंबर की आज की तारीख में जो चुनौती है वो है फेक न्यूज। बोगस खबरें दिखाई जाती है चुनाव के समय में, रातों रात तख्ता पलटने के लिए। सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं। वो भी हमारे, अगर आप लोग इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को अगर बचाना चाहते हैं तो इस चुनौती से भी आप लोगों को लड़ना होगा। ये जो फेक न्यूज है एंड वक्त पर, अभी एक फेक न्यूज क्या, आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। बीजेपी के लोग सरेआम जो है 400 पार कराने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, और इस बात को कैश कराने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं और कहते हैं देखो बीजेपी के लोग संविधान जला रहे हैं देश की संसद मार्ग पर, और इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए आप कांग्रेस को हम संविधान बचाएंगे। केवल अफवाह, ये अफवाह फैलाने का काम किया। लोगों ने सोचा कि हाँ भाई बात सही तो कह रहे हैं, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसको करने के लिए। और मान लीजिए देंगे भी, हम लोग उनको वोट दे भी देते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को अगर चुनवाते भी है तो वो जीतने वाले नहीं है। कौन बीजेपी को हरा सकता है, यही बात की चर्चा हो सकती है, और हम हरा सकते हैं केवल ऐसा वो बता करके हमारे लोगों को अपने फेवर में मोबिलाइज करते हैं। इसलिए साथियों ये भी एक हमारे सामने चुनौती है। इन अफवाहों से आप लोगों को बचना होगा और अपने समाज को बचाना है। जहां तक बात होती है चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन रोकने की, चुनाव आयोग कुछ ध्यान नहीं देता है। जिसके हाथ में सत्ता की ताकत होती है वो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया गाड़ी में पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर, और सत्ताधारी दल का होता है और दूसरे तमाम जो है उन लोगों का होता है, विपक्ष के लोगों का होता है। क्या हुआ, 2-4 दिन अखबार में आती है इतना रुपया, इतना करोड़ रुपया पकड़ा गया, फिर कहां गया वो पैसा, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर में, वो काला धन कहां से आया, क्यों नहीं जेल में डाला गया उनको, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। चुनाव आयोग ही
उस आचार संहिता का उल्लंघन छोटे दलों के लिए, केवल जो शुरुआती करने वाले लोग हैं उनके लिए ही वो आचार संहिता का डर दिखाते हैं, उनके ऊपर केसेस लगाते हैं। ये एक चुनौती साथियों हमारे सामने है। और इसके अलावा जो पांचवी चुनौती है हमारे सामने, वोट प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती। आप लोग देखते होंगे जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन चुनाव आयोग के अधिकारी डिक्लेयर ही नहीं करते रात तक के कितना वोटर परसेंटेज हुआ, क्योंकि ये बात ये हमारी वजह से, बहुजन मुक्ति पार्टी की वजह से, हमने जब सारे देश भर के अंदर में ये हंगामा काटने का काम शुरू किया, जहां जहां भी हम लोगों ने चुनाव लड़ाया अपने प्रत्याशियों के द्वारा, हमने लिखित में ये मांग किया कि जिस दिन वोटिंग हो रही है कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ। फॉर्म 17C एक प्रारूप होता है चुनाव आयोग का, जो पीठासीन अधिकारी है उसके हस्ताक्षर मोहर होते हैं और उस पर यह लिखा जाता है कि इस बूथ पर बूथ संख्या इस पर, इसका नाम यह है, इस ग्राम पंचायत में स्थित है और इस बूथ पर कुल मेल वोटर इतने हैं, कुल फीमेल वोटर इतने हैं, इतना टोटल वोट है, इतना मेल लोगों ने वोटिंग किया, इतना फीमेल ने वोटिंग किया और इस नंबर की जो सी होती है कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर लगाई गई, इस नंबर की वैलिड यूनिट लगाई गई, इस नंबर की वीवीपीएटी यूनिट लगाई गई। ये सारा उस 17C नाम के फॉर्म पर होता है और जिस दिन वोटिंग होती है इस पर सारा डिटेल लिख के देना पड़ता है, मोहर लगा के देना पड़ता है। जिसके एजेंट वह खड़े होते हैं केवल उन्हीं लोगों को वो देते हैं, नहीं होते हैं देते ही नहीं है। इसलिए हमने जो प्रत्याशी होते हैं, मैंने स्वयं प्रत्याशी होने के नाते मैंने कहा कि मुझे सभी जगह प्रत्याशी हमारे एजेंट ही खड़ा नहीं होने दिए गए, इसलिए हम लोगों को ये सारा इकट्ठा दिया जाए। हम इस पेपर को भरने के लिए आपको सरकारी खर्चा जो भी आएगा इसकी फोटोकॉपी का वो भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने देने से साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो खुद कहते हैं कि हाँ हमने 17C देने का प्रावधान है, मगर वो देते नहीं है। कहने को अलग है और वास्तविकता अलग है। लिखित में अधिकारी देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जो दिया जाए। काउंटिंग से पहले का वोटर परसेंटेज और काउंटिंग के बाद का वोटर परसेंटेज जब मिलान होता है, कितना वोट पड़ा, कितना वोट काउंटिंग में निकला, तो वो चोरी पकड़ी जाती है। ये सारे देश भर में हंगामा जब हम लोगों ने किया तब जाकर के साथियों ये इतना अलर्ट हुए। तो ये चुनौती और भी हमारे सामने है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मैं पिछले 20 साल के चुनावों का एक छोटा सा अध्ययन आपके सामने लाना चाहता हूं और वो क्या है, केवल 2 मिनट में बात खत्म करूंगा मैं अपनी। वो ये है कि एक साथ में राज्यों के भी चुनाव ये कराने की बात कर रहे हैं, कानून लेकर के आए हैं, और एक साथ में ये विधानसभाओं के भी सारे देश के चुनाव कराने की बात करते हैं। इन पर एक राज्य की विधानसभा का चुनाव एक चरण में होता नहीं है और ये सारे देश का और सारे राज्यों का चुनाव करने की बात करते हैं। अभी पिछले 20 साल का लोकसभा का आंकड़ा है, चुनाव आयोग का इतिहास है। 2004 का चुनाव हुआ, 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में यह चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ। पूरे ऑल इंडिया का लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में। दूसरा 2009 का चुनाव 16 अप्रैल से लेकर के 13 मई के बीच में 5 चरणों में संपन्न हुआ। तीसरा 2014 का चुनाव, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वो 7 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। ये लोकसभा का इतिहास है। लोकसभा चुनावों का चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 11 अप्रैल से लेकर के 12 मई के बीच में 9 चरणों में संपन्न हुआ। बीजेपी के लोग जो पहले 4 चरणों में 5 चरणों में चुनाव लोकसभा का होता था, अभी वो 9 चरणों में कराने की बात करते हैं, करा रहे हैं, उसके कार्यकाल में हो रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट में हो रहे हैं और वो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आ रहे हैं। एक साथ में राज्यों का भी और देश का भी चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इसके अलावा 2024 का जो चुनाव हुआ, हाल ही में संपन्न हुआ, वो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चला और 7 चरणों में वो चुनाव संपन्न हुआ। ये 20 साल का भारत की पार्लियामेंट के चुनाव का इतिहास है और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं।
जिन पर एक राज्य का या लोकसभा का चुनाव एक चरण में संपन्न होता नहीं है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। इसलिए साथियों, ये तमाम सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों को हम लोग संगठन शक्ति के बल पर ही रोक सकते हैं। चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर, ये अभियान के तहत हमें अपना कार्यवाही तेज करनी होगी और गांव-गांव तक संगठन का, पार्टी का नेटवर्क हमको खड़ा करना है। तभी जाकर के साथियों हम लोग अपने वैल्यूएशन, अपने सपोर्टर, अपने कार्यकर्ता निर्माण करने हैं। तभी जाकर के हम लोग ये काम, ये व्यवस्था को बदल सकते हैं, रोक सकते हैं। ये काम हम लोग करेंगे, ऐसे मैं आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत साथियों। थैंक यू। धन्यवाद मान्यवर प्रवीण प्रताप सिंह जी।